नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे विशेष कार्यक्रम नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से। वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण, और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों, विश्लेषण और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की वो 3 बड़ी खबरें जिन पर विस्तार से हम बात करेंगे नेशन टू नेशन में। आज सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण एशिया की, जहां दुनिया का सबसे बुरा सपना अब सच होते दिख रहा है। ईरान ने अमेरिका के साथ अपना समझौता खत्म करने का ऐलान कर दिया है, यानी एक बार फिर से दुनिया युद्ध की तपिश महसूस करने वाली है। दक्षिण एशिया के बाद हम बात यूरोप की करेंगे, जहां यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है। कैसे मॉस्को से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर यूक्रेन के ड्रोन रूस पर तबाही बनकर बरसे, इस खबर की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही बात चीन की भी होगी, जिस पर कुदरत का कहर टूटा है। चीन में बावी तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है। तूफान के गुजर जाने के बाद भी कई शहरों में इसके निशान साफ देखे जा सकते हैं। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इस खबर पर भी होगी हमारी नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की, और शुरुआत करेंगे इस वक्त पश्चिम एशिया से आ रही सबसे बड़ी खबर के साथ। हम हाजिर हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा संग्राम अब पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुका है। पिछले एक हफ्ते से युद्ध विराम खत्म होने के बाद आज इस जंग का सबसे खौफनाक मोड़ सामने आया है। कल शनिवार को ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका के सबसे करीबी खाड़ी सहयोगी कुवैत पर मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स की इतनी भीषण बौछार की कि पूरा कुवैत सुबह से ही एयर राइड सायरन की आवाजों से दहल उठा। जॉर्डन में हुए एक ड्रोन हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने कहा है कि बदला लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भी ईरान को फौरन और कड़ा सबक सिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों और नौसेना ने ईरान के मुख्य बंदरगाह शहर बंदर अब्बास को जोड़ने वाले रणनीतिक हाईवे, 3 बड़े पुलों और परिवहन सुरंगों को बमबारी कर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो एक तरीके से तबाही का काउंटडाउन जो है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान में ये जो युद्ध है अब ये तेज हो रहा है। ईरान के हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। जॉर्डन में ईरानी हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिक जो हैं, उसके बाद अमेरिका ने ये तीखी प्रतिक्रिया दी है, और मुवाफक सल्ती एयरबेस पर तैनात सैनिकों की यहां पर मौत हुई। और अमेरिका ने ईरान पर 8वें दिन भी जोरदार हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर कई शहरों पर हमले हुए हैं और सैन्य ठिकानों और हथियार भंडारों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के साथ समझौते से ईरान पीछे हट चुका है और अमेरिकी हमलों में 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 500 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका ने विदेशों में रह रहे नागरिकों से सतर्क रहने के लिए भी कहा है। तो कुल मिलाकर के अब आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तल्खी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद जो है स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो रही है। आपको बता दें कि हमले में जो 2 सैनिकों की मौत हुई है, उसके बाद ईरान और अमेरिका का युद्ध और ज़्यादा विकराल हो गया है। तस्वीरों के जरिए हम आपको स्थिति भी दिखा रहे हैं। शनिवार को ईरान ने जो पलटवार किया, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगातार बमबारी का बदला लेने के लिए ईरान ने उसके सहयोगियों कुवैत और जॉर्डन पर मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स की बौछार कर दी। बार बार मिल रही ड्रोन धमकियों के कारण कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का सस्पेंशन अभी भी जारी है। वहीं ईरान के भीतर भी हालात बेहद दर्दनाक बने हुए हैं। होर्मुज़गान प्रांत, बंदर अब्बास और बंदर खमीर में अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 22 जून को दोबारा शुरू हुई इस जंग में अब तक मरने वाले ईरानियों की संख्या 38 के पार जा चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो
अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता है वो खत्म हो चुका है। आपको बता दें, अमेरिका के साथ समझौते से ईरान पीछे हट चुका है और अमेरिका पर समझौते का पालन नहीं करने का आरोप यहां पर ईरान लगा रहा है। और आपको बता दें कि अमेरिका भी यही आरोप ईरान पर लगा रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम इस समझौते से पीछे हटते हैं। ईरान समझौते के पालन को रोक रहा है। काज़ेम गरीबाबादी, उन्होंने कहा कि ईरान समझौते के पालन को रोक रहा है। ये बयान उन्होंने दिया है। समझौते का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, ये भी उनका कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे देश का मतलब ईरान का पूरा ध्यान देश की रक्षा पर है। ये बयान काज़ेम गरीबाबादी का आया है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर अमेरिका के साथ समझौते से जो है वो ईरान पीछे हट चुका है। और आपको बता दें कि ईरान ने साफ किया है कि उसके हमले अब और ज्यादा तेज होंगे। اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. در مورد اینکه بخوان نقطه‌ای از سرزمین ما رو هم بگیرن، ما ممکنه وارد همون مرحله تهاجمی بشیم، از حالت تدافعی خارج بشیم، از حالت بازدارندگی و مقابله به مثل خارج بشیم. तो अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग अब एक हफ्ते के भीतर अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अमेरिका द्वारा ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार हवाई हमलों से बौखलाए ईरान ने अब वॉशिंगटन के सहयोगियों और जॉर्डन पर चौतरफा और भीषण मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। इस वक्त सबसे बड़ी तबाही पड़ोसी देश कुवैत में देखने को मिल रही है, जो ईरान के लगातार और बेरहम हमलों से दहल उठा है। ईरान ने कुवैत के एक प्रमुख पानी साफ करने वाले डेसलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है। वहीं बार बार हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद किया गया है। इतना ही नहीं, कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने पुष्टि की है कि ईरान के इन हमलों में उनकी एक बड़ी तेल फैसिलिटी सीधे मिसाइल की चपेट में आ गई है। कुवैत के मनगाफ इलाके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तेल संयंत्र से धुएं का एक विशाल और काला गुबार आसमान को ढक चुका है। शांति समझौता टूटने के ठीक बाद ईरान ने खाड़ी देशों को पूरी तरह से युद्ध के मैदान में झोंक दिया है। ईरान के इस कदम के बाद अब अमेरिका और पूरी दुनिया में तेल का बड़ा संकट खड़ा होना तय माना जा रहा है। तो ये ऐलान जंग एक बार फिर से, और ये तल्खी इस बार इतनी ज्यादा है कि स्थिति और ज्यादा हम कह सकते हैं कि वो बिगड़ सकती है। और आपको बता दें कि ईरान ने कल ऐलान किया था कि वो आसपास उन देशों के नागरिक ठिकानों पर हमला करेगा जहां अमेरिकी बेस मौजूद हैं। अब ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि अमेरिका को ना भूलने वाला सबक दिया जाएगा। نسبت به تفاهم‌نامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت خواهی و وحشیگری اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می باشد. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیر منطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد. तो मोस्तफा खामेनेई ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका ने ईरान युद्ध में अपनी रणनीति बदल दी है। एक तरफ उसने ईरान की नाकेबंदी कर रखी है, दूसरी तरफ ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निशाना साध रहा है। अमेरिका के इस हमले पर ईरान में लोग क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। به زیرساخت وحشیانه ترین حالت حمله است. یعنی این که شما تمام مردم یک کشور رو زیر سوال قرار بدی، تحت فشار قرار بدی، این خودش به نظر من بدترین نیته و خصمانه ترین اهدافه و من به نظر خودم تا جایی که میشه باید مقابله کرد که این شاید آخرین تیر ماست و ما همه باید پاش وایسیم. به هر حال ایران برای همه ماست، تا جایی که میشه جلوش وایسیم و امیدوارم که به هر حال جنگ چیز خوبی نیست. ما همه مردم ایران خواستار صلح هم دوست داریم، صلح همه جای دنیا باشه، نه فقط ما، همه جای دنیا. ایران باید اهداف آمریکا رو در منطقه
مورد حمله گسترده و جدی قرار بده که آمریکا مجبور به عقب نشینی بشه. در غیر این صورت مطمئناً آمریکا به صورت مرحله‌ای و تدریجی پیشروی خودش رو حتی به سمت مناطق مرکزی ایران ادامه خواهد داد و در آینده مقابله با تهاجمات آمریکا سخت‌تر و سنگین‌تر میشه. तो आपको बता दें कि इस ऐलान जंग के बीच में कब कब क्या क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। 28 फरवरी ये वो तारीख है जिस दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमला शुरू किया। हमलों में ईरान के शीर्ष नेतृत्व और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। 2 मार्च को ईरान समर्थित हिजबुल्लाह युद्ध में शामिल होता है। लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू होते हैं और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में जवाबी कार्रवाई की। 3 मार्च को ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी हितों और सहयोगी देशों पर दबाव बढ़ाया। इसके साथ ही हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और ज्यादा गहरा गया। तो ये तमाम सारा सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कब कब क्या क्या हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 मार्च को ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी हितों और सहयोगी देशों पर दबाव बढ़ाया और हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर के तनाव और ज्यादा बढ़ गया और ज्यादा गहरा गया। इसके बाद 24-26 मार्च के बीच में लगातार हवाई हमले होते हैं और जवाबी कार्रवाई जारी रहती है। वैश्विक तेल बाजार और समुद्री व्यापार इससे बुरी तरह से प्रभावित होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 और 8 अप्रैल के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम पर आपसी सहमति बनती है और 7 अप्रैल को 2 सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा हो जाती है। कूटनीतिक बातचीत शुरू हुई। इजराइल इसमें शामिल नहीं होता और इसके आगे 13 अप्रैल से मई तक अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और हॉर्मूज पर दबाव बढ़ा दिया। नौसैनिक नाकेबंदी और प्रतिबंधों को लेकर तनाव और ज्यादा बढ़ता चला गया। 7 जुलाई को हॉर्मूज में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने फिर से हमला किया और अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार पर नए प्रतिबंध भी लगा दिए और इस हमले को लेकर के अमेरिका ईरान पर आरोप लगा रहा है और ईरान अमेरिका पर। 10 से 15 जुलाई के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को और तेज हमलों की चेतावनी दी। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से हमले और जवाबी हमले शुरू हुए और 18 जुलाई को अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले शुरू कर दिए। ईरान ने क्षेत्र में हर अमेरिकी ठिकाने को तबाह करने की धमकी दी और देखते ही देखते ये युद्ध जो है वो और ज्यादा तीव्र होता गया। और अब खबर ब्रिटेन से। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण जंग के बीच ब्रिटेन ने भी ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का किसी भी रूप में समर्थन करने वाले को अब बख्शा नहीं जाएगा। ब्रिटेन सरकार के नए कड़े कानूनों के मुताबिक अगर कोई भी नागरिक या ब्रिटेन की धरती पर रहने वाला व्यक्ति IRGC का समर्थन करता है, उसकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है या उससे किसी भी तरह का जुड़ाव रखता है तो उसे 14 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। ब्रिटेन का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ओमान की खाड़ी और ईरान के भीतर चल रहे सैन्य ऑपरेशंस ने पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आपको बता दें कि ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये स्थितियां निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति हम इसे कह सकते हैं। और आपको बता दें कि दुनिया का ध्यान जहां एक तरफ पश्चिम एशिया की जंग पर है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के युद्ध मैदान से इस वक्त बेहद चौंकाने वाली और एक बड़ी खबर आ रही है। 5वें साल में प्रवेश कर चुके रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर अब तक का सबसे गहरा और विनाशकारी हवाई हमला किया है। यूक्रेनी ड्रोन्स ने सीधे रूस के दिल यानी राजधानी मॉस्को से बेहद करीब और तांबोव क्षेत्र में स्थित 2 विशाल लॉजिस्टिक्स गोदामों और एक बड़े तेल डिपो को निशाना बनाया है। शनिवार को हुए इन ताबड़तोड़ हमलों में भारी तबाही हुई है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक रात भर और दोपहर तक हुए इन हवाई हमलों में अब तक 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 60 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यूक्रेन के इन ड्रोन्स ने रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज के 2 बड़े गोदामों को मलबे में तब्दील कर दिया है।
इनमें से एक गोदाम मॉस्को से महज 50 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रोस्टॉल्च में है। ये स्थिति हम आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि रूस यूक्रेन पर ये जो ड्रोन का अटैक हुआ है, इस अटैक में जो स्थितियां बनी है वो स्थितियां ये बता रही हैं कि यूक्रेन ने रूस में ड्रोन से हमला किया। रूस के 2 बड़े गोदामों पर यह ड्रोन से हमला हुआ है। 9 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है, 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं और वाइल्डबेरीज के 2 बड़े गोदामों को निशाना बनाया गया। मॉस्को से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर यह हमला हुआ और नोगिंस्क शहर के एक तेल डिपो को भी इसमें निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद टेलीग्राम पर पोस्ट कर इस ऐतिहासिक हमले की पुष्टि की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन्स ने रूस के महत्वपूर्ण रसद प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया है। आप भी सुनिए। Цей день були якісні результати нашої далекобійності. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни, навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії. Також наша українська зброя досягла чергового нафтового об'єкту і цілей в акваторіях Азовського та Чорного моря. Важлива наша операція. Буде більше засобів для мідстрайків. План далекобійних санкцій виконується теж доволі ритмічно. Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були тільки відмови. Партнери стараються допомогти з організацією зустрічі лідерів і Америка, і Туреччина, і інші європейці, і арабські країни. У Путіна немає бажання. तो यूक्रेन लगातार रूस पर ड्रोन अटैक के जरिए दबाव बनाने की कोशिशों में जुटा है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों के बाद रूस को बड़ा झटका लगा है। इस सप्ताह हमलों की वजह से रूस को एजोव सागर के अहम समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही रोकनी पड़ी। इससे दुनिया के दूसरे देशों के साथ रूस का व्यापार प्रभावित होने लगा है। एजोव सागर लंबे समय तक यूक्रेन की पहुंच से बाहर रहा था। रूस इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमला करने और दक्षिणी रूस से तेल, गेहूं, स्टील, सूरजमुखी का तेल और दूसरे सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के लिए करता था। लेकिन हाल के महीनों में यूक्रेन के ड्रोन हमले काफी प्रभावी हो गए और अब इस समुद्री रास्ते पर भी रूस का दबदबा कमजोर पड़ने लगा है। यूक्रेन की ड्रोन सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवदी ने बुधवार को दावा किया कि पिछले 9 दिनों में एजोव सागर में रूस के 116 जहाजों को निशाना बनाया गया है। पहले यूक्रेन के हमले मुख्य रूप से रूस के शैडो ऑयल टैंकर्स और युद्धपोतों तक ही सीमित थे, लेकिन अब हमलों का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो इस वजह से रूस और यूक्रेन की जो स्थिति है वो भी अब तनावपूर्ण बन गई है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नेशन टू नेशन। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। चीन में कुदरत का भीषण कहर देखने को मिल रहा है। चीन के पूर्वी और उत्तरी तटीय इलाकों में आए शक्तिशाली बावी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इस चक्रवाती तूफान के दस्तक देते ही चीन के कई प्रांतों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान के कारण तटीय क्षेत्रों में 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चली और रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। बाढ़ जैसे हालातों को देखते हुए चीनी मौसम विज्ञान केंद्र ने उच्चतम स्तर का रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा असर रिहायशी इलाकों और बुनियादी ढांचे पर पड़ा है। सैकड़ों पेड़ उखड़ चुके हैं और बिजली व्यवस्था ठप है और सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह से थम गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तटीय इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। समंदर में ऊंची लहरें उठने के कारण मछुआरों को वापस बुला लिया गया है और सभी बंदरगाहों पर ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया है। उड़ानें और ट्रेन सेवाएं भी बड़े पैमाने पर रद्द करनी पड़ी हैं। राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में तैनात हैं, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तरीके से चाइना में बावी का कहर है और लोग इस वजह से परेशान हैं। आपको बता दें कि चीन के तटीय प्रांत लियाओनिंग, शेडोंग और ज्विलिन पर इसका सीधा असर पड़ा है। 20 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 10 लाख से अधिक लोग तूफान से प्रभावित हुए हैं और 12,000 हेक्टेयर से अधिक की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। तूफान से सैकड़ों घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है और कई प्रमुख रेलवे रूट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। चाइना में तूफान के कारण सैकड़ों उड़ानों को भी चीन में रद्द किया गया और $43 मिलियन के नुकसान का अनुमान है कि चाइना को $43 मिलियन का नुकसान हुआ है। तो शक्तिशाली टाइफून बावी ने देश के कई पूर्वी और तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है। तेज रफ्तार हवाओं, मूसलाधार बारिश और समुद्र में उठ रही ऊंची लहरों ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। तस्वीरों के जरिए आप हालात देखिए कि कितने खराब हैं चाइना में। और आपको बता दें कि कई शहरों में जो सड़कें वो जलमग्न हो गई हैं। चाइना के अलग अलग इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन एजेंसीज, राहत दलों और सेना को अलर्ट पर रखते हुए व्यापक बचाव अभियान शुरू कर दिया है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और संचार सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। चीन के लिए यह सिर्फ एक चुनौती ही नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा आपूर्ति और कृषि क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। आपको बता दें कि बावी तूफान से प्रभावित लोग एक बार फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। 我们这个就损失没有什么多少了，就是损失就是这个矿损失了，进水里面就是很少的了，这个没有什么多大，就是这个矿打了以后就损失了大概有6000来块钱。台风来的时候，我们刚好是绑在那个卡丝，绑在那个这个根上面，根上面呢以后就这里也是把它绑起来。 全部绑到牢靠，很牢靠的时候，结果呢没办法，到11点钟就是好了，刚好就开始的时候就到1点来钟就。 और आगे बढ़ते हैं, अब बात यूरोप की करते हैं। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। हालात ऐसे हैं कि कई देशों में तापमान ने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, जंगल धधक रहे हैं, नदियों का जलस्तर लगातार घट रहा है और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक मौसमी हीट वेव नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन का गंभीर संकेत बता रहे हैं। यूरोप का एक बड़ा हिस्सा इस समय हीट डोम की चपेट में है। स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल और बाल्कन क्षेत्र के कई हिस्सों में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक तापमान दर्ज किया गया है।
इस भीषण गर्मी का असर सिर्फ मौसम तक ही सीमित नहीं है। एक अनुमान के अनुसार यूरोप में भीषण गर्मी से इस साल करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यूरोप में गर्मी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि यूरोप के 26 देशों में रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव है, यानी कि हीट वेव की चपेट में 26 यूरोपीय देश हैं। यूरोप में गर्मी की वजह से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत आंकड़ों में दर्ज की गई है और कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच चुका है। इटली, ब्रिटेन में रेड अलर्ट जारी किया गया है। फ्रांस में कई परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए गए हैं भीषण गर्मी की वजह से, और ये चिलचिलाती धूप और हीट वेव और भीषण गर्मी का यूरोप की जीडीपी पर भी सीधा सीधा असर पड़ा है। गर्मी से यूरोप को 11 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है भारतीय रुपए के हिसाब से, और 34% आबादी जल संकट की चपेट में आ सकती है, ये अंदेशा जताया जा रहा है। तो जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति है वो सीधे सीधे चेतावनी दे रही है यूरोपीय देशों को भी, और यूरोपीय देशों के साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये जो चेतावनी है ये पूरी दुनिया के लिए है। इसलिए हम सभी को सतर्क रहना होगा प्रकृति के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।